हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हेनरी का नियम, साथ में हमने पढ़ा हेनरी की सीमाएं और हेनरी के अनुप्रयोग और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने करे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम एक नियम पढ़ेंगे इस वाष्प दाब पर रिलेटेड, जिसका नाम है राउल्ट का नियम, जो कि 100% 2026 में आने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे समझना भी है। क्लियर है? बहुत अच्छा। हाँ, तो हम क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब क्या होता है, एक तो हम ये पढ़ने वाले हैं, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, कब वाष्प दाब बढ़ता है, कब वाष्प दाब घटता है, इस चीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये जो वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, इसे बोलते हैं अणुसंख्या गुण। तो एक प्रॉपर्टी अणुसंख्या गुण की हम पहले ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इससे क्या करेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। क्लियर है बात? चलिए शुरू करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। देखिए बेटा, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने वाले हैं, और वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं आगे। शुद्ध द्रवों का वाष्प दाब, शुद्ध द्रवों का वाष्प दाब, इसको समझने के लिए बेटा, इसको हम समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पर चलते। ये हमारे पास कोई कंटेनर है, हमने लिक्विड भर रखा है, ये रहा बेटा, जिसके अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, ये लिक्विड फिल कर रखा है। अब आप जानते हो द्रव है तो द्रव की वाष्प बनती है, द्रव की क्या बनती है बेटा, वाष्प बनती है। बनती है नहीं बनती है? तो इसकी वाष्प बननी शुरू हो गई, ये रहा देखो, ये वाष्प बननी शुरू हो गई, ये वाष्प बन रही है। अब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, ये जो लिक्विड है इससे ये वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस घटना को बोलते हैं वाष्पीकरण। तो स्टार्टिंग में वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा होगा, वाष्पीकरण, ये घटना क्या कहलाती है बेटा, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। कंटेनर क्लोज है, बंद है, कंटेनर बंद है। और आप जानते हो बेटा, जब हम किसी, मान लीजिए पानी आप गर्म कर रहे हो, पानी जब आप गर्म कर रहे हो तो उससे वाष्प बनेगी। अब वाष्प के ऊपर अगर आप अपना हाथ रख दो तो यहाँ पानी जम जाएगा, जम जाएगा नहीं जम जाएगा? यानी कि वाष्प भी किस में कन्वर्ट होती है, द्रव में कन्वर्ट होती है, जब क्लोज कंटेनर होता है, बंद कंटेनर होता है। तो ये बंद है, तो जब ये वाष्प इस बॉल से टकराएगी जाकर, दीवार से टकराएगी जाकर, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब ये क्या हो रहा है बेटा, वाष्प से द्रव में भी कन्वर्ट होगा ये। इस घटना को बोलते हैं हम संघनन। क्या बोलते हैं बेटा इस घटना को हम? संघनन। इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। दो फिनोमिना हो रहे हैं यहाँ पर, एक वाष्पीकरण हो रहा है और एक संघनन हो रहा है। अब आप समझदार हो काफी। इनिशियली प्रारंभ में ज्यादा वाष्प के मॉलिक्यूल बनते हैं, वाष्प से द्रव के मॉलिक्यूल कम बनते हैं। यानी कि बेटा हमारे पास वाष्प से क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है, सॉरी द्रव से वाष्प कहो। हमारे पास बेटा द्रव से क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है। तो वाष्प से द्रव भी तो बन रहा है भाई, द्रव से वाष्प बनना वाष्पीकरण कहला रहा है भाई, वाष्प से द्रव भी तो बन रहा है, ये घटना क्या कहला रही है, संघनन कहला रही है। अब इनिशियल इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। ये क्या है बेटा हमारा, पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। यानी के स्टार्टिंग में अग्र अभिक्रिया ज्यादा होती है, अग्र अभिक्रिया मतलब द्रव से वाष्प ज्यादा बनती है, पश्च अभिक्रिया कम होती है। पश्च अभिक्रिया मतलब वाष्प से द्रव कम बनता है। लेकिन जैसे जैसे बेटा ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वाष्प बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा वाष्प बढ़ेगी, वाष्प से द्रव भी उतना ही ज्यादा कन्वर्ट होने लगेगा। यानी कि
ये रिएक्शन बढ़ेगी तो ये भी बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि वाष्प ज्यादा बन रही होगी, वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प से द्रव भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अब क्या होने लगा, पश्च क्रिया लगातार बढ़ने लगी और ये बढ़ती बढ़ती किसके बराबर आ गई बेटा, अग्र अभिक्रिया के बराबर आ गई। यानी के पश्च अभिक्रिया एक समय आएगा जब पश्च अभिक्रिया किसके बराबर हो जाएगी बेटा, अग्र अभिक्रिया के बराबर हो जाएगी। इसको समझ लो अच्छे से, पश्च अभिक्रिया किसके बराबर हो जाएगी, अग्र अभिक्रिया। और अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं जितने मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी समय में उतने ही मॉलिक्यूल वाष्प से किस में कन्वर्ट हो गए, द्रव में। भाई मान लीजिए एक सेकंड में अगर 10 मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट हुए तो उसी सेकंड के अंदर, उसी एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल वाष्प से किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, द्रव में कन्वर्ट हो गए। तो जितनी वाष्प बन रही है वाष्प से उतना ही क्या बन गया, द्रव बन गया। तो वाष्प बढ़ने रही होगी और बढ़ नहीं रही होगी तो इनके बीच क्या आ गई होगी बेटा, साम्य अवस्था। क्या आ गई होगी, साम्य अवस्था। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाता है, द्रव और वाष्प के बीच क्या आ जाता है, साम्य अवस्था आ जाती है। और जब साम्य अवस्था आ जाती है तो उस समय यहाँ की जो वाष्प है बेटा वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यहाँ की वाष्प क्या हो जाती है, स्थिर। और जब यहाँ की वाष्प स्थिर हो जाएगी तो दाब भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। दाब भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था में, द्रव तथा वाष्प की किसमें बेटा, साम्य अवस्था में किसी द्रव की वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। सुनो अच्छे सुनो, द्रव और वाष्प की किसमें, साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, उसी को क्या बोलते हैं हम, वाष्प दाब बोलते हैं। साम्य अवस्था में बोलेंगे हम वाष्प दाब बेटा, किसमें, साम्य अवस्था में। तो देखो अब पीछे देखो देखो इनिशियली हम बता रहे हैं वाष्प दाब के फिनोमेना। माना एक बर्तन में शुद्ध द्रव लिया गया है जो कि बंद है, द्रव की सतह पर उपस्थित अणु वाष्पित होने लगते हैं। जो द्रव की सतह है वहां से अणु क्या होने लगेंगे, वाष्पित होने लगेंगे बेटा, वाष्प में कन्वर्ट होने लगेंगे, वाष्पित होने लगते हैं। क्लियर है बात, वाष्पित होने लगते हैं और द्रव के ऊपर उपलब्ध स्थान में एकत्रित हो जाते हैं। जो लिक्विड के ऊपर खाली स्थान है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को वाष्पन मतलब इवेपोरेशन कहते हैं या वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प अवस्था में कुछ अणु सम्मिलित होकर आपस में जुड़कर पुनः द्रवावस्था में वापस आ जाते हैं, यानी कि वाष्प से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोल लेते हैं, संघनन कहते हैं। ये दोनों विपरीत प्रक्रियाएं, वाष्पन तथा संघनन, एक साथ चलती रहती है। मतलब वाष्पन भी होता रहता है और बेटा संघनन भी होता रहता है, लेकिन इनिशियली वाष्पन ज्यादा होगा, संघनन कम होगा दोनों। कुछ समय बाद दोनों विपरीत प्रक्रियाओं में साम्य स्थापित हो जाता है। भाई दोनों जो विपरीत रिएक्शंस हो रही हैं, संघनन और क्या हो रहा है बेटा, वाष्पीकरण हो रहा है, इन दोनों के बीच क्या आ जाता है, साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था पर वाष्पन और संघनन का वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि जितने वेग से वाष्पन हो रहा है उतने वेग से क्या हो रहा होगा, संघनन हो रहा होगा। यानी कि एक सेकंड में अगर 10 मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसी सेकंड में 10 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, द्रव में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो दोनों के बीच का वेग बराबर हो गया। तो द्रव और वाष्प के बीच क्या आ जाएगी बेटा, हमारी साम्य अवस्था आ जाएगी। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब डेफिनेशंस की बात करते हैं, ध्यान से देखो डेफिनेशंस जो मैं बता चुका हूं। क्या थी डेफिनेशन, ध्यान से देखो। वाष्प तथा द्रव की साम्य अवस्था में, वाष्प तथा द्रव की साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए बेटा। इनिशियली कंडीशन में अगर देखा जाए बेटा, हमने यहां लिक्विड ले लिया, लिक्विड है। अब क्या होगा, लिक्विड जैसे लिया हमने, ये एक मैनोमीटर ट्यूब है, मैनोमीटर ट्यूब, ये मैनोमीटर ले लिया और इस मैनोमीटर में, ये मैनोमीटर क्या है, जो दाब को मेजर करेगा, वाष्प दाब को। इस मैनोमीटर में हमने यहां लेवल तक बेटा, यहां लेवल तक क्या भर दिया, लेवल सेम करके Hg भर दिया।
ट्यूब के अंदर, मरकरी भर दिया, लेवल सेम है। मरकरी क्यों भरा? क्योंकि मरकरी और इस वॉल के बीच जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है, इस वॉल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। तो जितने भी वाष्प आकर टकराएगी, इस पर दाब लगाएगी और ये नीचे को शिफ्ट हो जाएगा और ये ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कितना दाब लगा हुआ है इसके अंदर। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। तो देखो बेटा, इनिशियली तो ये हुआ, अब कुछ समय बाद यानी कि जब वेपर्स बनने लगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगा, वाष्प बनने लगी, तो वाष्प दाब भी लगने लगा होगा। तो लिक्विड से वाष्प बनने लगी, ये इकट्ठा हो गए वाष्प, ये जब वाष्प बनने लगी तो वाष्प से संघनन भी हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? भाई संघनन भी तो हो रहा होगा। अगर वाष्पन हो रहा है तो संघनन भी हो रहा होगा। अब लेकिन वाष्पन ज्यादा हो रहा होगा, इनिशियली तो वाष्पन ज्यादा हो रहा होगा, संघनन कम हो रहा होगा। वाष्प ज्यादा बन रही होगी, वाष्प से द्रव कम बन रहा होगा। वाष्प ज्यादा बनेंगे तो ये वाष्प यहाँ आकर इससे टकराएंगे और वाष्प दाब क्रिएट करेंगे, तो ये लेवल नीचे चला जाएगा और ये लेवल बढ़ जाएगा। राइट? अब क्या होगा, जब एक समय आया कि वाष्प दाब बहुत ज्यादा बन चुकी थी, एक समय आया बेटा, वो समय क्या है कि जब हमारे पास वाष्प दाब क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब वाष्प नहीं बढ़ रही, वाष्प दाब कांस्टेंट हो गया, अब वाष्प इंक्रीज नहीं कर रही है। तो अब क्या हुआ होगा कि जो संघनन है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा होगा और बढ़ बढ़ के वो किसके बराबर हो गया होगा, वाष्पन के बराबर हो गया होगा। यानी कि यहां पर जितनी वाष्प एक सेकंड में बन रही है, उसी सेकंड में उतनी वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो रही है। तो वाष्प कांस्टेंट होगी, वाष्प क्या होगी बेटा, स्थिर हो गई होगी। अगर वाष्प स्थिर हो जाएगी तो वाष्प दाब भी क्या हो गया होगा, स्थिर हो गया होगा। अगर वाष्प दाब स्थिर होगा तो ये लेवल भी बेटा कांस्टेंट हो गया। अब ये लेवल नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज करा और इंक्रीज करा, अब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ये दाब है पी, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, कांस्टेंट हो गया होगा वाष्प दाब। ये साम्य अवस्था आ चुकी है, साम्य अवस्था आ चुकी है नहीं, जल्दी बताओ। साम्य अवस्था आ गई, तो साम्य अवस्था पर जो यहाँ पर वाष्प है वो भी स्थिर हो गई होगी, वाष्प स्थिर होगी, स्थिर वाष्प हो गई होगी तो वाष्प दाब भी स्थिर हो गया होगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो जब वाष्प दाब स्थिर हो जाए उसी समय का वो द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। क्लियर है बात? तुम्हारे बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट बिंदु ध्यान से देखो। पहला, तापमान बढ़ने पर द्रवों का वाष्प दाब बढ़ता है। ये तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वाष्प बढ़ती जाएगी, वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो जैसे ताप बढ़ाओगे वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। भाई मान लीजिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर क्लोज है बेटा। अब यहाँ पर इसमें हमने पानी भर लिया, तो आप जानते हो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अधिकतम वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस पे बनेगी। लेकिन हमने कहा यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस ताप की बात करी, तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ ना कुछ वाष्प बनी होगी, बोलो बनी होगी ना। फिर हमने यहाँ का तापमान बढ़ा दिया, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा वाष्प बनेगी। तो जैसे जैसे मैं ताप को बढ़ाता जाऊंगा वाष्प बढ़ती जाएगी, वाष्प बढ़ती जाएगी तो वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। तो यानी कि तापमान बढ़ाने पर बेटा क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ाने पर द्रवों का वाष्प दाब बढ़ता जाता है। क्लियर है बात? बहुत। दूसरा, क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या, मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, ध्यान से समझना, ये कंटेनर है, ये क्लोज है और इसके अंदर हमने पानी भर रखा है, ये पानी भर रखा है बेटा। हम सब जानते हैं पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो हम देख लेंगे, पानी है यहाँ पर। यहां जो हमने दाब लगा रखा है वायुमंडलीय दाब, वो एक वायुमंडल दाब है, एक वायुमंडल दाब। यहाँ का जो दाब कितना है बेटा, वो एक वायुमंडल है दाब जो है। क्लियर है बात यहां तक? बहुत अच्छे, दाब एक वायुमंडल है। अब क्या होने लगा, हमने यहाँ का तापमान, यहाँ का तापमान, यहाँ का तापमान बेटा 10 डिग्री सेल्सियस करा, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बनी होगी कुछ, और वाष्प ने कुछ दाब लगाया होगा। तो हमने कहा भाई 10 डिग्री सेल्सियस पे जो दाब लगा
वो 1 एटीएम का लगा, 0.1 वायुमंडल का लगा, सॉरी 0.1 वायुमंडल का लगा 10 डिग्री सेल्सियस पर। हमने ताप बढ़ा दिया, 20 कर दिया, तो 20 पे वाष्प और बढ़ गई होगी, वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ा होगा। वाष्प दाब बढ़कर हमने कहा 0.2 एटीएम हो गया, 0.2 एटीएम हो गया। हमने कहा भाई यहाँ का अब के तापमान हमने कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस। अब 50 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प भी बहुत ज्यादा बनी होगी, जब वाष्प बढ़ी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, भाई वाष्प बढ़ रही है तो वाष्प दाब बढ़ रहा होगा। अब बढ़कर ये आ गया 0.5 एटीएम, 0.5 एटीएम। फिर हमने यहाँ का बेटा ताप कर दिया, यहाँ का हमने 90 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया? 90 डिग्री सेल्सियस। तो 90 डिग्री सेल्सियस पे तो वाष्प और ज्यादा बढ़ गई होगी, वाष्प बढ़ेगी तो क्या बढ़ा होगा? वाष्प दाब बढ़ा होगा। वाष्प दाब बढ़ के हमने कहा 0.9 एटीएम हो गया बेटा, 0.9 एटीएम वायुमंडल हो गया। फिर हमने यहाँ का तापमान कर दिया बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर भी वाष्प बढ़ी होगी, वाष्प बढ़ के यहाँ का वाष्प दाब भी बढ़ा होगा, वो दाब बढ़ के वो हो गया बेटा 1 एटीएम। वो कितना हो गया? 1 एटीएम, 1 एटीएम। तो अब सुनो, 1 एटीएम जैसे ही हो गया तो इसी ताप को हम इस द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह ताप है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब हम 1 लेके चलते हैं, तो जब किसी भी ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडल के बराबर हो जाएगा, उस समय का वो ताप उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की वाष्प है वो कितना दाब लगा रही होगी बेटा? 1 एटीएम का दाब लगा रही होगी। तो क्वथनांक, क्वथनांक समझ में आ गई होगी बात आपको अच्छे से। क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्लियर है बात? बहुत अच्छी। नेक्स्ट, द्रवों का वाष्प दाब द्रवों के ताप तथा द्रवों की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यानी कि जो वाष्प दाब है ना बेटा, वो सिर्फ 2 ही बातों पे निर्भर करेगा, और वो 2 बात कौन सी होगी बेटा? एक तो जो हमारा वाष्प दाब वो ताप पर निर्भर करेगा, दूसरा हमारे पास प्रकृति पर निर्भर करेगा। ताप बढ़ाओगे द्रव का वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप घटाओगे द्रव का वाष्प दाब घटेगा। दूसरा प्रकृति, भाई पेट्रोल का वाष्प दाब अलग होगा, जल का वाष्प दाब अलग होगा, बेंजीन का वाष्प दाब अलग होगा, होगा या नहीं होगा? CCl4 का अलग होगा, साइक्लोहेक्सेन का अलग होगा। तो हर एक का वाष्प दाब क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक रूम है, इस रूम में मैंने पेट्रोल रख दिया और पानी रख दिया, एक पेट्रोल और एक पानी है। बताओ जल्दी से किसकी वाष्प ज्यादा बन जाए? कौन उड़ जाएगा? पेट्रोल उड़ जाएगा, पानी थोड़े सारा का सारा उड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो चूंकि पेट्रोल सारा उड़ गया तो इसका मतलब भाई पेट्रोल के अंदर वाष्प बनने की क्षमता ज्यादा है, ज्यादा नेचर रखता है वाष्प बनने की, तो इसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। तो पेट्रोल का वाष्प दाब पानी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा द्रव कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, पेट्रोल है या फिर पानी है या बेंजीन है। तो 2 ही बातों पर निर्भर करेगा, एक तो ताप पर और दूसरा द्रव की प्रकृति पर, नेचर। समझ में आ गई होगी बात? बहुत अच्छा। इसको मैं रफ कर रहा हूं। और देखिए चौथा पॉइंट, उच्च क्वथनांक वाले द्रवों का वाष्प दाब कम। जिनका क्वथनांक ज्यादा होता है उनका वाष्प दाब कम होता है, निम्न क्वथनांक वाले द्रवों का वाष्प दाब उच्च होता है। यानी कि जो वाष्प दाब है बेटा वो क्वथनांक के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्वथनांक ज्यादा, वाष्प दाब कम, क्वथनांक कम, वाष्प दाब ज्यादा। जैसे जैसे पानी है, जल है बेटा, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी हम एक लेते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, उसका क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा
उसका वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा। अगर मैं पेट्रोल ले लूं, पेट्रोल पेट्रोल तो अप्रोक्सीमेटली लगभग मतलब 17 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए कि पेट्रोल का क्वथनांक कितना होता है, 17 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप समझ सकते हो क्वथनांक जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब उतना कम होगा, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा। तो अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूं कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो आप क्वथनांक देख लो भाई, जिसका क्वथनांक कम उसका वाष्प दाब ज्यादा। क्वथनांक किसका कम है, पेट्रोल का, तो पेट्रोल का वाष्प दाब ज्यादा होगा। और बेटा इससे ज्यादा, इससे कम किसका होगा, एथिल अल्कोहल का। और सबसे कम किसका होगा, जल का। तो सबसे कम वाष्प दाब जल का होगा। किससे कम होगा बेटा, एथिल अल्कोहल से। और एथिल अल्कोहल का कम होगा किससे, पेट्रोल से। समझ रहे हो? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल दिया भी है मैंने यहां पर, आप देख सकते हो। देखो एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस का वाष्प दाब जल, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प दाब से क्या होगा, किसी भी ताप पर अधिक होगा। किसी भी ताप पर, मान लीजिए हमारे पास जल है जिसका क्वथनांक आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एथिल अल्कोहल है C2H5OH जिसका फॉर्मूला, जिसका क्वथनांक कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो कहेगा भाई 50 डिग्री सेल्सियस पे बताओ इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। 50 डिग्री सेल्सियस में बताना है कि इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो बेटा आप देख सकते हो मैंने क्या कहा है कि जो एथिल अल्कोहल का क्वथनांक है ना 78 डिग्री सेल्सियस है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, तो जल एथेनॉल का वाष्प दाब किसी भी ताप पर जल से अधिक होगा। तो यानी कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है तो 50 डिग्री सेल्सियस पर जो बेटा वाष्प दाब होगा वो किसका ज्यादा होगा, एथिल अल्कोहल का ज्यादा होगा। किसी भी ताप पर 10 डिग्री सेल्सियस पे एथिल अल्कोहल का ज्यादा होगा, 20 में भी एथिल अल्कोहल का ज्यादा होगा, किसी भी ताप पर उसी का ज्यादा होगा जिसका क्वथनांक कम होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये याद रखना क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, किसी द्रव का वाष्प दाब स्थिर ताप पर स्थिर होता है। भाई ताप बढ़ेगा वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप घटेगा वाष्प दाब घटेगा, और अगर ताप को स्थिर कर दिया तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्लियर है? चौथा पॉइंट ध्यान से देखो बेटा, चौथा पॉइंट, जब एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ शुद्ध द्रव में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। इसको समझ लेते हैं अच्छे से, इसको समझ लेते हैं बेटा क्योंकि अगली हेडिंग यही है। ध्यान से देखना बेटा, इसको ध्यान से देखना। हमारे पास मान लीजिए कंटेनर है, ये कंटेनर है बेटा जिसके अंदर हमने लिक्विड भर रखा है। ये लिक्विड भर रखा है बेटा, ध्यान समझना। अब आप जानते हो जो सरफेस होती है, सरफेस उसके मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट होते हैं। हमने कोई ए मान लिया बेटा, ये ए, कोई ए द्रव है, द्रव ए है कोई, जिस हमने ए मान लिया। अब वाष्प के कौन से मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं वाष्प में, जो पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं। पृष्ठ पर ये मॉलिक्यूल उपस्थित है। कितने मॉलिक्यूल है पृष्ठ पर बेटा, 6। तो 6 के 6 मॉलिक्यूल की क्या बन जाएगी, वाष्प। ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 के 6 मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट हो गए बेटा। ये किसमें कन्वर्ट हो गए, वाष्प। अब जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। तो 6 के 6 मॉलिक्यूल के कारण वाष्प दाब आ रहा होगा। हमने कहा जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वो PA0 मान लो। कितना है, PA0। यानी कि यहाँ जो वाष्प है जो दाब लगा रही होगी वो कितना लगा रही होगी बेटा, PA0 लगा रही होगी। क्लियर है बात। अब हमने क्या करा, दूसरा कंटेनर लिया, ये दूसरा कंटेनर लिया बेटा हमने, और इसके अंदर भी हमने लिक्विड भर दिया। ये अब इसके अंदर हमने कुछ अवाष्पशील पदार्थ डिसोल्व कराया, अवाष्पशील पदार्थ जिसकी वाष्प नहीं बनती, जैसे चीनी। जैसे हमने क्या डाल दिया बेटा, चीनी।
और चीनी को हम बी मान के चल रहे हैं कि जो चीनी है वो बी है, राइट। और ये पानी है, मान लीजिए पानी क्या है बेटा हमारा ए है। तो जैसे मैंने इसके अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला तो आप जानते हो चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है वो समांगी होता है। अब क्या होने वाला है, सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल भी हो जाएंगे और बी के भी हो जाएंगे, ए के भी हो जाएंगे और बी के भी हो जाएंगे, ए के भी हो जाएंगे और बी के भी हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अब मुझे बताइए आप, वेपर्स केवल सरफेस के मॉलिक्यूल की बनती है, पृष्ठ के मॉलिक्यूल की बनती है, और पृष्ठ पे जो मॉलिक्यूल है ए के वो केवल 3 ही है। बताओ भाई है या नहीं है, जल्दी से बताओ। बी की तो वाष्प बनती नहीं, वो तो बी तो अवाष्पशील पदार्थ है, बी की वाष्प नहीं बनती है। वाष्प किसकी बनेगी, सिर्फ ए की बनेगी। और ए के सरफेस पे मॉलिक्यूल कितने हैं, 3, तो 3 ही तो वाष्प बनेगी। पहले वाष्प कितनी बन रही थी, 6 के 6 मॉलिक्यूल ए के वाष्प में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन जब मैंने इसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया तो अब क्या 6 के 6 मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट होंगे, नहीं, अब केवल ए के कितने मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट होंगे, 3। और अगर ए के 3 मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट हो रहे हैं तो बताओ वाष्प कम बन रही है, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ का अगर मैं वाष्प दाब पीएस कह दूं, विलयन का वाष्प दाब, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पीए नॉट ज्यादा होगा पीएस से? कह सकता हूं क्या कि जो ये शुद्ध विलायक है ना बेटा, शुद्ध विलायक, तो मैं कह सकता हूं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा होता है, ये बात कह सकता हूं, बिल्कुल कही जा सकती है। तो बात समझ में आ गई होगी बात। बस यही घटना, ये जो जब मैंने इसके अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला तो अवाष्पशील पदार्थ डालने से इसका वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। और यही घटना क्या कहलाती है, वाष्प दाब में अवनमन। तो याद रखना बेटा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि पहले तो सरफेस पे केवल उस शुद्ध विलायक के मॉलिक्यूल थे, जब आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया तो अब अवाष्पशील पदार्थ के भी सरफेस पे मॉलिक्यूल आ गए होंगे, नहीं, और आगे अगर मॉलिक्यूल आ गए तो उनकी तो वाष्प नहीं बनेगी भाई, इनकी वाष्प नहीं बनेगी। तो यानी कि सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल घट गए, ए के मॉलिक्यूल घट गए तो ए की वाष्प घट गई, वाष्प घट गई तो वाष्प दाब भी क्या हो गया होगा, घट गया होगा। दूसरी बात, जितने ज्यादा अवाष्पशील की मात्रा डालूंगा, मात्रा जितनी ज्यादा डालूंगा बेटा उतने ज्यादा सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल होंगे। सपोज दैट आपने 1 किलो पानी लिया और उसमें आपने 200 ग्राम चीनी डाल दी सरफेस पे मॉलिक्यूल, तो अब 200 ग्राम 1 किलो पानी में आप चीनी डाल रहे हो 200 ग्राम, क्लियर है? तो चीनी सरफेस पे चीनी के मॉलिक्यूल होंगे, आपने पिया तो आपको मीठा फील होगा। लेकिन अब आपने 1 लीटर पानी के अंदर 2 किलो चीनी डाल दी तो अब तो बहुत ज्यादा मीठा पानी फील होगा। अब चूंकि बहुत ज्यादा मीठा फील हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि चीनी के सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, और चीनी के सरफेस में मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे वाष्प उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि चीनी की तो वाष्प नहीं बनती ना, समझ रहे भाई। सरफेस पे 6 मॉलिक्यूल आ सकते हैं, अब आपने चीनी ज्यादा डाल दी तो चीनी ज्यादा डालने से सरफेस पर चीनी के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, जल के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। चीनी के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होते जाएंगे सरफेस पर दाब उतना घटता जाएगा। यानी कि जो वाष्प दाब घटेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करेगा। जितनी ज्यादा मैं अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा डालूंगा वाष्प दाब उतना घट जाएगा। बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको, बहुत अच्छा। चलिए अब वापस वहीं चलते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था जब एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का बेटा क्या, वाष्प दाब घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वाष्प दाब में अवनमन की। क्या होता है, अभी बताया मैंने, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, ये अवाष्पशील है बेटा, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवाष्पशील विलेय की मात्रा जितनी अधिक होती है, अभी कहा ना मैंने, अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होती है वाष्प दाब का अवनमन भी उतना ही अधिक होगा। वाष्प दाब का अवनमन मतलब वाष्प दाब उतना ही घट जाएगा, समझ रहे। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट तथा विलयन का वाष्प दाब पीएस हो तो वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा पी बराबर होगा पी नॉट माइनस पीएस। क्लियर है बात बेटा, बहुत अच्छा। अब आगे चले। इसके बाद वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है।
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन? अभी हमने देखा वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस, ये होता है वाष्प दाब का अवनमन। तो जब हम वाष्प दाब के अवनमन को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, जब वाष्प दाब के अवनमन को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन प्राप्त होता है। और ये जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, मैंने बताया आपको, ये डिपेंड करेगा विलेय की मात्रा पर। विलेय की मात्रा पर, भाई विलेय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, विलेय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उतना ज्यादा होगा। विलेय की मात्रा जितनी कम होगी, वाष्प दाब में अवनमन या फिर आपेक्षिक अवनमन उतना कम होगा। अभी बताया ना मैंने आपको ये बात अच्छे से, क्लियर है बात? बहुत अच्छा। तो देखते रहो बेटा, वाष्प दाब में अवनमन को जब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दिया जाता है तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन प्राप्त होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यहां से नहीं, ये यहां आएगा पी नॉट। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। डेल्टा पी किसके बराबर था बेटा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट के। डेल्टा पी किसके बराबर था? पी नॉट माइनस पी एस था, नहीं था अभी, तो डेल्टा पी की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या आ रहा है? डेल्टा पी, सॉरी अपॉन क्या है? पी नॉट। जहां डेल्टा पी क्या है बेटा? वाष्प दाब में अवनमन, और पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी दो द्रव जिनके क्वथनांक है 110 डिग्री सेल्सियस तथा 130 डिग्री सेल्सियस क्रमशः क्वथनांक दर्शाते हैं। यानी कि ए का क्वथनांक 110 है और बी का क्वथनांक 103 है, 30 है, सॉरी, इतना क्वथनांक दर्शाते हैं। तो कह रहा है इनमें से किसका वाष्प दाब 50 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होगा? तो मैंने आपसे कहा था जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब, जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है उसके वाष्प दाब से किसी भी ताप पर अधिक होगा। अब इसमें आप देख लीजिए किसका क्वथनांक कम है। जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब किसी भी ताप पर अधिक होने वाला है। तो ए का क्वथनांक 110 डिग्री सेल्सियस है या नहीं है? 110 डिग्री सेल्सियस। बी का क्वथनांक कितना है? 130 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ए का जो वाष्प दाब है वो किसी भी ताप पर बी से अधिक होगा। तो यहां पर आंसर देख लो, यहां पर आंसर देख लो बेटा, क्योंकि हम जानते हैं वाष्प दाब क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखवाया था मैंने, वाष्प दाब क्वथनांक क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए कम क्वथनांक वाला द्रव अधिक वाष्पित होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा वो अधिक वाष्पित होगा, मतलब उसकी वाष्प अधिक बनेगी। क्योंकि द्रव ए का क्वथनांक द्रव बी से कम है। भाई ए का क्वथनांक जो है वो बी से कम है, ए का कम है ना, 110 है, बी का 130 है, तो ए का क्वथनांक बी से कम है, अतः द्रव ए का 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिक वाष्प दाब होगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो अगर वो कोई भी कहता है कि भाई दो द्रव है ए और बी जिसके क्वथनांक 180 डिग्री सेल्सियस और 150 डिग्री सेल्सियस है, तो वो कहेगा बताओ 80 डिग्री सेल्सियस पर किसका वाष्प दाब अधिक होगा? भाई जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा किसी भी ताप पर। 80 में पूछे, 60 में पूछे, 50 में पूछे, 100 में पूछे, जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा किसी भी ताप पर। तो शायद आपको ये सारी बात अच्छे से क्लियर होगी वाष्प दाब से रिलेटेड। क्लियर है बात? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।